सभी का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मारवाड़ के राठौड़ वंश का इतिहास करने वाले हैं। ये हैंड रिटन नोट्स हैं। आपको वीडियो कैसा लगता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये आप अगर एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, पीटीआई की तैयारी कर रहे हो, रीट की कर रहे हो, सीईटी की कर रहे हो, एफसीआई, फॉरेस्ट गार्ड, अन्य राजस्थान स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो आगामी परीक्षाएं हैं उसमें बहुत ही बड़ा योगदान इसमें आपका रहेगा। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मारवाड़ के राठौड़ वंश का इतिहास हम पढ़ने वाले हैं। मारवाड़ के राठौड़, तो मित्रों सूर्यवंशी हिंदू कहा गया इनको। सूर्यवंशी मारवाड़ के राठौड़ों को सूर्यवंशी हिंदू कहा गया है। अब राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में कथन है मित्रों। राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में कथन है। कुछ इनको दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट से मानते हैं, कुछ कन्नौज के गढ़वाल से मानते हैं, कुछ कन्नौज के गढ़वाल से इनको मानते हैं मित्रों। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। कुछ आप में से पीडीएफ के लिए बोल रहे थे मित्रों, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हमने 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मित्रों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फर्स्ट राजा हम पढ़ने वाले हैं राव सिहा के बारे में। राव सिहा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए 1240 ईस्वी में कन्नौज से मारवाड़ आया था। कहाँ से आया मित्रों? कन्नौज से। ये देखो हमने यहाँ पर भी बात की थी, कन्नौज के गढ़वाल माने हैं उनको। तो 1240 ईस्वी में आता है कन्नौज से मारवाड़ में, और ये आके खेड़ ये स्थान पड़ता है मित्रों बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर के अंदर स्थान है खेड़, वहाँ पर अपनी राजधानी बनाता है। और इसकी छतरी बनी हुई है मित्रों बिट्ठू पाली के अंदर। बिट्ठू स्थान है, पाली में ये जगह पड़ती है। बिट्ठू कहाँ पर है? पाली के अंदर इसकी छतरी बनी हुई है। अब नेक्स्ट राजा दूहड़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट राजा हम दूहड़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। दूहड़ के बारे में 2-3 बातें हैं ध्यान रखने वाली है। एक तो ये नागनेची माता की मूर्ति लाता है। कहाँ से? कर्नाटक से। नागनेची माता की मूर्ति लाता है और नागाना बाड़मेर में मंदिर बनवाता है। नागाना बाड़मेर में मंदिर बनवा देता है। एक बात ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसका भाई का नाम आप ध्यान रखेंगे धांधल जी, और उनके पुत्र का नाम था पाबू जी, जो कि एक लोक देवता है। दूहड़ के भाई है धांधल जी, उनके पुत्र का नाम है पाबू जी, जो कि लोक देवता है मित्रों। अब हम मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे। मल्लीनाथ जी ये राजस्थान के लोक देवता हैं। मेवानगर बाड़मेर को अपनी राजधानी बनाते हैं। मेवानगर बाड़मेर को अपनी राजधानी बनाते हैं मित्रों, ध्यान रखेंगे। और इन्हीं मल्लीनाथ जी के कारण बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मालानी? मल्लीनाथ जी के कारण ही मालानी क्षेत्र कहा जाता है इसको। इनके पुत्र का नाम जगमाल था मित्रों। इनके पुत्र का नाम जगमाल था, जो कि गिंदोली को लेकर आया था। और वर्तमान में हम देखते हैं कि गणगौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। गिंदोली उसमें एक लड़की का नाम था मित्रों। अब हम पढ़ने वाले हैं चुंडा के बारे में। चुंडा के बारे में हमने पहले भी मेवाड़ में भी डिस्कस कर लिया था, फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चुंडा, इसकी पुत्री हंसाबाई थी और पुत्र रणमल था मित्रों। कौन था पुत्र? रणमल था। ये चुंडा जो है ना अपनी राजधानी मंडोर बना लेता है। कैसे? कि प्रतिहार शासक थे, इंदा शाखा थी उनकी यहाँ पर। तो इन शासकों ने चुंडा से अपनी राजकुमारी की शादी कर दी थी और मंडोर देश में दे दिया। मंडोर देश में देने के बाद चुंडा यहाँ पर अपनी राजधानी बना लेता है। चुंडा अपनी राजधानी कहाँ पर बना लेता है? मंडोर में। अभी आप ये चीज़ें ध्यान रखोगे। इसके बाद राजा बनता है जोधा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जोधा के बारे में 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है, और वैसे हमने ज़्यादा बातें वो डिस्कस कर ली है। तो जोधा एक तो 1459 ईस्वी में जोधपुर स्थापना करता है। कब करता है? 1459 ईस्वी के अंदर। इसके पुत्र का नाम बिक्का, जो कि बीकानेर की स्थापना करता है 1488 में। आप है ना, अब जैसे स्थापना की बात आई तो जितनी भी स्थापना है वो आप एक साथ लिख दो, एक साथ बोल दो उनको। जैसे कि 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना होती है, 1459 में हो गई, पता चल गया आपको जोधपुर। 1488 में बीकानेर आ गया, और 1559 में उदयपुर की स्थापना होती है। कहाँ पे होती है? उदयपुर की स्थापना होती है। तो ऐसे जैसे आप ना लिंक करके उनको पढ़ा करो। मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाता है, जोधपुर स्थापना कर दी और मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाता है। नींव कौन रखता है? करनी माता नींव रखती है, और रणमल की धर्म बहन थी, करनी माता नींव रखती है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, आपका ये टारगेट है कि आप 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए, आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके बताइए। जैसे ही आज का वीडियो खत्म होगा, कल हम इस पर
बुक के आधार पर क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपने मेवाड़ वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिए। और उसके बाद हमने मेवाड़ के संबंधित लगभग 100 क्वेश्चन किए हैं मित्रों, लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हो, जो कि हमारे शॉर्ट नोट से बिल्कुल कवर हो रहे हैं। मालदेव, अब मालदेव के बारे में पढ़ेंगे। एक तो मालदेव का आपको शासन टाइम जो है वो ध्यान रखना है, 1531 से 62 का है। 1531 से 62 का है। हिंदू बादशाह इसकी उपाधि है, हिंदू बादशाह इसको कहा जाता है मालदेव को। वैभवशाली राजा, हसमत वाला राजा, वैभवशाली राजा, हसमत वाला राजा, ये इसकी उपाधियां हैं। जोधपुर में 4 दीवारी का निर्माण करवाता है मित्रों, ध्यान रखेंगे। जोधपुर के अंदर 4 दीवारी का निर्माण कौन करवाता है? मालदेव करवाता है। मालदेव जो है ना अपने पिता गंगा की हत्या करके राजा बनता है, अपने पिता की हत्या करके राजा बनता है, यानी पितृहंता शासक है ये। मालदेव 52 युद्धों के अंदर, 52 युद्धों में 58 परगने जीतता है। 52 युद्धों के अंदर 58 परगने जीतता है मित्रों। और ये पाहिबा और साहिबा का युद्ध, वो हमने युद्ध वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था। युद्ध वाला भी वीडियो नहीं देखा तो एक बार आप जाकर जरूर देखें उसको। लगभग 20 युद्ध उसमें कंप्लीट करवाए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होने वाला है। आगामी जो आपके एग्जाम आ रहे हैं उसमें तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। रानी उमादेव बारमली के कारण रूठी थी। रानी उमादेव, जिसको रूठी रानी कहते हैं, रूठी क्यों? बारमली के कारण रूठी। ये रानी उमादेव है कौन मित्रों? ये लूणकरण भाटी, लूणकरण भाटी की बेटी है, जैसलमेर से। जैसलमेर का लूणकरण भाटी है ना, जैसलमेर, उसकी बेटी है, लूणकरण भाटी की बेटी है कौन? रानी उमादेव। और वो बारमली के कारण रूठ जाती है, इसलिए रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। पाइबा या साहिबा का युद्ध होता है 1541 ईस्वी के अंदर। कब होता है? 1541 ईस्वी में होता है। जेतसी व मालदेव के मध्य होता है। इस युद्ध में मालदेव जीत जाता है। कौन जीत जाता है? मालदेव युद्ध जीत जाता है। और जेतसी इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है मित्रों, इस युद्ध में मारा जाता है जेतसी। जेतसी का बेटा होता है कल्याणमल। अब जेतसी तो यहाँ पे मारा गया इस युद्ध के अंदर, तो ये क्या करता है? कल्याणमल चला जाता है शेरशाह सूरी के पास। कहाँ चला गया? शेरशाह सूरी के पास चला गया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मेड़ता पर अधिकार कर लेता है। मेड़ता पर राजा कौन होता है? वहाँ का वीरमदेव राजा होता है उसमें। और वीरमदेव भी क्या करता है? शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। वीरमदेव के साथ मालदेव का युद्ध किस बात को लेकर होता है? एक हाथी होता है दरिया जोश, हाथी का नाम है दरिया जोश, ये भी ध्यान रखेंगे आप, क्वेश्चन आ सकता है। ये को लेकर विवाद था। दरिया जोश नामक हाथी को लेकर वीरमदेव के साथ विवाद था और मालदेव युद्ध करता है। वीरमदेव युद्ध हार जाता है और शेरशाह सूरी के पास चला जाता है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हुमायूं मालदेव के संबंध कैसे थे। हुमायूं जो है मालदेव को 3 दूत भेजता है। हुमायूं मालदेव के पास 3 दूत भेजता है, अतक खां, मीर समंद, रायमल सोनी। पहले आता है 1 नंबर पे आएगा मीर समंद, 2 पे आएगा अतक खां, 3 नंबर पे आएगा रायमल सोनी। ये क्रम है मित्रों, 1 पर मीर समंद आ रहा है, अतक खां 2 नंबर पे आ रहा है, रायमल सोनी 3 नंबर पे आ रहा है। ये ध्यान आप रखोगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद गिरी सुमेल का युद्ध होता है 1544 ईस्वी में। 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध होता है। मालदीव वर्सेस किसके साथ? शेरशाह सूरी के साथ होता है। शेरशाह सूरी इस युद्ध में जीत जाता है। अब मालदीव की तरफ से कौन था? शेरशाह की सूरी की तरफ से कौन कौन था वो आपको ध्यान रखना है। मालदीव की तरफ से तो होते हैं जेता व कुंपा। कौन कौन होते हैं? जेता व कुंपा। और शेरशाह सूरी के साथ आते हैं वीरमदेव, जो कि हमने अभी आपको मैंने बताया मेड़ता वाला, और कल्याणमल आता है बीकानेर से। तो मुट्ठी भर बाजरे की खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये बात शेरशाह सूरी इस युद्ध में जीतने के बाद कहता है। इस युद्ध में जीतने के बाद शेरशाह सूरी क्या कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को खो देता। और इस युद्ध में जलाल खान जलवानी की चालाकी और सहायता से शेरशाह सूरी युद्ध जीत जाता है। और जलाल खान जलवानी की ही चालाकी की वजह से मालदेव इस युद्ध में पीछे हट जाता है, जिस कारण शेरशाह सूरी जोधपुर पर अधिकार कर लेता है, जिस कारण ही शेरशाह सूरी जोधपुर पर अधिकार कर पाता है। मालदेव इसके बाद सिवाना चला जाता है, और सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है। शरण स्थली कहा जाता है किसको? सिवाना को। सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है। एक पॉइंट मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा जोड़ा है, जल्ला। बारात का डेरा देखने जाते समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत होता है जल्ला। जल्ला गीत क्या होता है? बारात का डेरा देखते समय जाने वाली महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत होता है। अब मालदेव के दरबारी विद्वान के बारे में हम पढ़ेंगे। दरबारी विद्वान कौन कौन थे? ईश्वरदास। ईश्वरदास की बुक हम पढ़ने वाले हैं। हाला झालारी कुंडलियाँ, ये तो दोहे हैं मित्रों। सूर सत्सई, वीर सत्सई, हरिरस और देवियान, ये ईश्वरदास की पुस्तकें हैं। आसानंद जी, अब आसानंद जी उमादेव भाटियाणीरा कवित बागा भारमलीरा दूहा। बागा भारमलीरा दूहा ये आसानंद जी की पुस्तकें बुक है मित्रों।
मेड़ता, रिया, ये रिया स्थान जो है नागौर के अंदर पड़ता है। सोजत, पोकरण में किलों का निर्माण करवाता है। कौन करवा रहा है मित्रों यहाँ पर किलों का निर्माण? मालदेव करवा रहा है। मेड़ता में करवा रहा है, रिया नागौर में करवा रहा है, सोजत में करवा रहा है, पोकरण में करवा रहा है। अब नेक्स्ट हम चंद्रसेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। चंद्रसेन के बारे में, चंद्रसेन एक तो 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगता है ना अकबर का, उसमें भाग लेता है, लेकिन अकबर को अपने भाई की तरफ, उदय सिंह की तरफ देखकर अकबर से बिना मिला ही, उनसे मुलाकात किए बिना ही वहाँ से वापस चला जाता है। और 1570 ईस्वी में अकबर सुकर तालाब का निर्माण करवाता है। कौन करवाता है? अकबर कराता है। किस तालाब का? सुकर तालाब का निर्माण करवाता है। तो इस कारण ये यहाँ से वापस चला जाता है। उदय सिंह के साथ अकबर के संबंध देखकर अकबर यहाँ पर क्या फिर आक्रमण कर देता है। पहले भादराजुन, चंद्रसेन भादराजुन जाता है, भादराजुन पे अकबर आक्रमण कर देता है, तो सिवाना चला जाता है, सिवाना से सारण की पहाड़ियों में चला जाता है और सिंचियाई पाली नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है। किस कारण? कि बेरीसाल ने इसको जहर दे दिया था। बेरीसाल ने इसको जहर दे दिया, सिंचियाई पाली में इसकी मृत्यु हो जाती है मित्रों, सिंचियाई पाली में। इसकी कुछ उपाधियां हैं, चंद्रसेन की कुछ उपाधियां हैं, वो आपको जरूर ध्यान रखनी है। मारवाड़ का प्रताप, विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने कहा है, विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने इसको मारवाड़ का प्रताप कहा है। प्रताप का अग्रगामी कहा गया है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा गया है। ध्यान रखेंगे, प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। और मित्रों उदय सिंह के साथ, मतलब अपने भाई के साथ चंद्रसेन लोहावट का युद्ध लड़ता है। कहाँ का? लोहावट का युद्ध चंद्रसेन उदय सिंह के साथ लड़ता है। और ये उपाधियां आप जरूर ध्यान रखेंगे, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, जरूर ध्यान रखने वाली है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मोटा राजा उदय सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे। मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह के लिए इसमें एक विशेष बात तो आप ये ध्यान रखेंगे, अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का अगर प्रथम राजा शासक पूछा जाए, मोटा राजा उदय सिंह होगा। अन्य मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन कहाँ पे कर रहा है। कल्याणमल बीकानेर से अधीनता स्वीकार कर रहा है। हर्राज जैसलमेर से उदय सिंह चंद्रसेन का भाई है जो कि कर रहा है, ये मोटा राजा उदय सिंह ही हो गया। कल्याणमल बीकानेर से हर्राज जैसलमेर का मोटा राजा उदय सिंह जो कि चंद्रसेन का भाई है। ये सभी नागौर दरबार के अंदर अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अब आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री है मानीबाई। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री है मानीबाई, जिसको हम जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं। जोधा अकबर वाली बात नहीं, आप ध्यान रखेंगे। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री है मानीबाई, जिसका उपाधि, जिसको हम जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं, जिसकी शादी अकबर के बेटे जहांगीर से हो जाती है। जहांगीर से कर देता है, ये जहांगीर से करता है। और जहांगीर इसको, किसको? मानीबाई को जगत गोसाई की उपाधि दे देता है। किस नाम से उपाधि देता है? जगत गोसाई के नाम से मानीबाई को उपाधि देता है। एक पॉइंट और आपको ध्यान रखने वाला है कि मोटा राजा उदय सिंह का भाई होता है रायमल, और रायमल का बेटा होता है कल्ला, इसलिए इसे कल्ला रायमलोत कहते हैं। कल्ला रायमलोत कहते हैं। ये सिवाना का सामंत है मित्रों। ये कल्ला रायमलोत कौन है? सिवाना का सामंत है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। सिवाना का सामंत है। 1589 ईस्वी में सिवाना का दूसरा शाखा होता है। अकबर यहाँ पर आक्रमण करता है और 1589 ईस्वी में सिवाना का दूसरा शाखा होता है। यहाँ पर केसरिया का नेतृत्व कल्ला रायमलोत करता है। कल्ला रायमलोत केसरिया करता है। भान कंवर के नेतृत्व में जोहर किया जाता है। भान कंवर के नेतृत्व में जोहर किया जाता है मित्रों। ये बूंदी की राजकुमारी है, बूंदी की राजकुमारी मित्रों, और भान कंवर के नेतृत्व में जोहर किया जाता है। पृथ्वीराज राठौड़ जो कि बीकानेर वाले हैं से अपने मरसिये लिखवाए थे। मरसिये क्या होते हैं कि किसी वीर पुरुष के मरने के बाद लिखे जाते हैं, लेकिन ये कल्ला रायमलोत ने अपने जीवित समय में ही लिखवा लिए, पहले ही लिखवा लिए, मतलब पहले ही लिखवा लिए, मरने से पहले लिखवा लिए मरसिये। और वैसे मरसिये क्या होते हैं? किसी वीर पुरुष के मरने के बाद उसकी गाथा गाई जाती है। सामेला, बारात का स्वागत करना, बारात का स्वागत करना सामेला कहलाता है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट राजा हम गज सिंह के बारे में पढ़ने वाले हैं। गज सिंह, गज सिंह के समय कुछ इंपॉर्टेंट उपाधि है। ये एक इसकी उपाधि है मित्रों दलथंबन। दलथंबन जहांगीर ने दी थी मित्रों। ये पर्सन अभी हाल ही किसी एग्जाम में पूछा गया है, हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया है, लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछा गया है। लाइब्रेरियन के एग्जाम में हाल ही में पूछा गया। गज सिंह की उपाधि क्या थी? दलथंबन, ध्यान रखेंगे। और ये उपाधि दी किसने थी? जहांगीर ने दी थी मित्रों। अभी आपको दो बातें इसमें ध्यान रखनी है। गज सिंह के दो बेटे हैं। छोटे बेटे का नाम है जसवंत सिंह और बड़े बेटे का नाम है अमर सिंह। अमर सिंह को तो जो बड़ा बेटा है उसको तो नागौर का राजा बनाता है, और जो छोटा बेटा है उसे जोधपुर का राजा बना देता है।
अनारा बेगम के कहने पर, अनारा बेगम के कहने पर जोधपुर का राजा किसे बना दिया जाता है? छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बना दिया जाता है। अब हम अमर सिंह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। अमर सिंह की, एक तो कटार का धनी कहा जाता है इनको, अमर सिंह को कटार का धनी कहा जाता है। अमर सिंह नागौर के साथ, करण सिंह बीकानेर वाले के साथ मतीरे की राड़ होती है। अमर सिंह वर्सेस करण सिंह के साथ होती है मतीरे की राड़ होती है मित्रों। ये होती कब है? 1644 ईस्वी के अंदर, 1644 ईस्वी के अंदर मतीरे की राड़ होती है। मीर बख्शी होता है सलावत खां, जो शाहजहां का रक्षा मंत्री होता है, और अमर सिंह उसे दरबार में मार देता है। वहीं दरबार में मीर बख्शी सलावत खां को मार देता है। मीर बख्शी क्या होता है? रक्षा मंत्री को कहा जाता है। और अमर सिंह की नागौर में छतरी बनी हुई है 16 खंभों की, 16 खंभों की छतरी बनी हुई है अमर सिंह की। कहां पर? नागौर के अंदर। अमर सिंह दरवाजा है आगरा के किले में, अमर सिंह दरवाजा है आगरा के किले में, जो कि शाहजहां ने बंद करवा दिया। शाहजहां ने फिर इस दरवाजे को बंद करवा दिया था। कालांतर में जॉर्ज स्टील ने यह दरवाजा खुलवाया। अंग्रेज अधिकारी आता है यहाँ पर, एक अंग्रेज अधिकारी आता है जॉर्ज स्टील, वो कालांतर में इस दरवाजे को खुलवा देता है। इसके बाद केशव दास गार्डन की कुछ पुस्तकें हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। गज गुण रूपक, अमर सिंह रा दूहा, विवेक वार्ता, और हेमकवि की पुस्तक है गुण भाषा चरित्र। हेमकवि की पुस्तक का क्या नाम है? गुण भाषा चरित्र हेमकवि की पुस्तक का नाम है मित्रों। इसके बाद हम जसवंत सिंह के बारे में पढ़ने वाले हैं। जसवंत सिंह, राजा जसवंत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। एक तो इन्होंने जसवंतपुरा कस्बा बसाया है महाराष्ट्र के अंदर, जसवंतपुरा कस्बा बसा दिया महाराष्ट्र के अंदर। अतिरंग दे तालाब बनाया, अतिरंग दे तालाब बनाया, जिसे हम शेखावत जी का तालाब भी कहते हैं, शेखावत जी का तालाब भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जब ये काबुल अभियान पर था, कांगा और अनार उद्यान जोधपुर में बनाए, और काबुल से ये बीज लेकर आया था। जसवंत काबुल से बीज लेकर आया था, कांगा और अनार के बीज लेकर आया, जोधपुर में उद्यान बनवा दिया। जोधपुर में राई का बाग महल बनवाता है। जोधपुर के अंदर राई का बाग महल का निर्माण कौन करवाता है? पूछा जा सकता है, जसवंत सिंह। प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखें। वीडियो कैसा लग रहा है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हाड़ी रानी जसवंत दे दरवाजा बंद कर देती है जब ये धर्मत के युद्ध से वापस लौट आता है। धर्मत के युद्ध में जब ये वापस लौट आता है ना, युद्ध में लड़ता नहीं और वापस आ जाता है, तो इसकी हाड़ी रानी, जिसका नाम भी आप ध्यान रखेंगे जसवंत दे है, इसका नाम जसवंत सिंह है, उसका नाम जसवंत दे है, वो धर्मत के युद्ध के से वापस आते समय इसके दरवाजे, जो किले के दरवाजे, वो बंद कर देती है। फिर ये खजुआ के युद्ध में भी भाग लेता है, खजुआ के युद्ध में भी ये भाग लेता है। औरंगजेब ने इसे काबुल का गवर्नर बनाया, वो मैंने आपको बता दिया कि काबुल अभियान से ये अनार के बीज भी लेकर आता है। जब इसकी मृत्यु होती है, औरंगजेब कहता है आज कुफर का दरवाजा टूट गया है, आज कुफर का दरवाजा टूट गया है। औरंगजेब ये कथन कहता है, यानी इस्लाम विरोधी। कुफर क्या होता है? इस्लाम विरोधी को कुफर कहा जाता है। और इसकी मृत्यु होती है जमरूद के थाना में, इसकी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब जसवंत सिंह के पुत्र होते हैं, एक तो पुत्र का नाम है अजीत सिंह, एक है दलथम्बन, को नजरबंद कर देता है रूप सिंह की हवेली में। और ये रूप सिंह की हवेली है कहाँ पर मित्रों? दिल्ली के अंदर है। रूप सिंह की हवेली में नजरबंद कर देता है इनको, ये हवेली है कहाँ पर? दिल्ली के अंदर है। ये दलथम्बन इसका नाम है, और वहाँ गज सिंह की उपाधि थी जो जहांगीर ने दी, दलथम्बन, ये इसका नाम है, दलथम्बन है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जसवंत सिंह का एक पुत्र होता है पृथ्वीराज, जो कि शेर के साथ लड़ाई करता है, शेर के साथ लड़ाई करता है। औरंगजेब उसे जहरीली ड्रेस देकर मार देता है, जहरीली ड्रेस देकर मार देता है। किसे? पृथ्वीराज को। ये है कौन? पृथ्वीराज जसवंत सिंह का बेटा है। ये जो अजीत सिंह है, इसको मारवाड़ की पन्नाधाय गोराधाय इसको बचाने में सहायता करती है, इसलिए मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? गोराधाय को मारवाड़ की, गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। जसवंत सिंह की कुछ पुस्तकें हैं, उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। आनंद विलास, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय। आनंद विलास, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय, ये जसवंत सिंह की कुछ पुस्तकों के नाम हैं, आप ध्यान रखेंगे। उपरोध सिद्धांत सार भी जसवंत सिंह की पुस्तक है, उपरोध सिद्धांत सार भी जसवंत सिंह की पुस्तक है। इनके दरबारी विद्वान के बारे में हम जानते हैं। दरबारी विद्वान कौन कौन थे? मुहनोत नैन्सी जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान थे। किसके दरबारी विद्वान थे? जसवंत सिंह के। इन्होंने नैन्सी री ख्यात लिखी, यह राजस्थान का पहला ख्यात ग्रंथ है। अब आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान का पहला ख्याल ग्रंथ कौन सा है? आप टिक करोगे नैन्सी री ख्यात,
नैन्सी ख्यात को राजस्थान का पहला ख्यात ग्रंथ कहा जाता है। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, ये मारवाड़ का गजट राजपत्र है। इसमें जनगणना का भी उल्लेख है, जनगणना का उल्लेख मिलता है। मारवाड़ प्रगनारी विगत ये मारवाड़ का गजट राजपत्र कहा जाता है। मुणोत नैन्सी की बुक है। खजुआ का युद्ध औरंगजेब वर्सेस सूजा के मध्य होता है। खजुआ का युद्ध जो भी बताया जसवंत सिंह ने भाग लिया, औरंगजेब व सूजा के मध्य होता है। और धर्मत का युद्ध औरंगजेब वर्सेस दारा सिखों के मध्य होता है, दारा सिखों के मध्य होता है। तो इसमें दारा सिखों की तरफ से जसवंत सिंह होता है और इधर कासिम। ये कासिम जो होता है ना, युद्ध के समय औरंगजेब से मिल जाता है। धर्मत युद्ध में ये कासिम जो है औरंगजेब से मिल जाता है और जसवंत सिंह इस युद्ध से हटकर पीछे वापस चला जाता है, जिस कारण इसकी पत्नी ने दरवाजे बंद कर दिए थे। जसवंत देव ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। नरहरिदास की अवतार, नवीन कवि की नेह निदान, मुणोत नैन्सी व भाई सुंदरदास, मुणोत नैन्सी का भाई है सुंदरदास, आत्महत्या कर लेते हैं कर्जे के कारण। मुणोत नैन्सी को मुंशी देवी प्रसाद ने, मुणोत नैन्सी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल कहा है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आप इस पे स्टार लगा लीजिए। राजपुताने का अबुल फजल मुणोत नैन्सी को किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा है? तो मुणोत नैन्सी को कहा है। आप इस प्रकार इसको कंपेयर करके पढ़िए। नेक्स्ट राजा हम अजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट राजा हमारे कौन से हैं? अजीत सिंह आएंगे, अजीत सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे। एक मारवाड़ राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष, इसको 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। मारवाड़ राठौड़ 30 वर्षीय संघर्ष इसी टाइम में होता है। 1708 में जोधपुर का राजा बनता है। 1708 में जोधपुर का राजा बनता है। इसे कान का कच्चा कहा जाता है, कान का कच्चा राजा। G.H. ओझा ने अपनी बुक है जोधपुर राज्य का इतिहास, जोधपुर राज्य का इतिहास में कान का कच्चा राजा कहा है। ये अजीत सिंह हो गए। अजीत सिंह के साथ आ जाएंगे दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़, जो कि इनकी शासन राजा बनाने में सहायता करते हैं, इसलिए इसे 30 वर्ष संघर्ष करते हैं वो, उस कारण से 30 वर्षीय संघर्ष, मारवाड़ राठौड़ का 30 वर्षीय संघर्ष इसको कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप। दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खिंची और गोराधाई, जिसे हम जोधपुर की धाई माई बोल दो, मारवाड़ की धाई माई बोल दो, पन्ना धाई जो मारवाड़ की बोल दो आप। राष्ट्र की दूसों में गोरा का नाम लिया जाता है और इस गोरा धाई की जोधपुर के अंदर छतरी बनी हुई है। कहाँ पर है मित्रों छतरी? जोधपुर के अंदर छतरी बनी हुई है। अजीत सिंह के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं। दुर्गादास ने इसको कालिंद्री नागौर में जयदेव के पास रखा था। जब ये छोटा था अजीत सिंह, दुर्गादास राठौड़ ने इनको कालिंद्री नागौर में जयदेव के पास रखा था। अजीत सिंह की पुत्री का नाम है इंद्र कंवर। अजीत सिंह की पुत्री का नाम है इंद्र कंवर, जिसकी शादी है फर्रुखसियर के साथ करता है। फर्रुखसियर के साथ शादी करता है, जो कि अंतिम हिंदू राजकुमारी जिसकी शादी मुगल बादशाह से हुई है। ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंतिम हिंदू राजकुमारी जिसकी शादी मुगल बादशाह के साथ होती है, फर्रुखसियर के साथ होती है, इंद्र कंवर है। किसकी पुत्री है? अजीत सिंह की पुत्री है। औरंगजेब नकली अजीत सिंह, जब अजीत सिंह को छुड़ाकर वो नजरबंद किया था, वहां से दुर्गादास राठौड़, पन्ना धाई, मुकुंदास खिंची, वो वहां से छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद अजीत सिंह, नकली अजीत सिंह का नाम रखकर, कौन रखता है? औरंगजेब रखता है, मोहम्मदी राज, और उसकी शादी अपनी बेटी जेबुनिसा से कर देता है। नकली नाम रखता है अजीत सिंह का, मोहम्मदी राज, और उसकी शादी जेबुनिसा से कर देता है, नकली अजीत सिंह बनाकर। अजीत सिंह के पोता पोती होते हैं, अकबर का पुत्र व पुत्री होते हैं। औरंगजेब का पुत्र है अकबर और उसका बुलंद अख्तर और सफ़ी ये तुनिसा पोता पोती है औरंगजेब के, जो कि कालांतर में दुर्गादास राठौड़ अपने पास रख लेता है। ईश्वरदास नागर के कहने पर, ईश्वरदास नागर के कहने पर उन्हें वापस दे देता है। और आपको ध्यान रखना है, ईश्वरदास नागर की एक पुस्तक है फुतआत ए आलमगीरी, फुतआत ए आलमगीरी ईश्वरदास नागर की पुस्तक है मित्रों। और इसी के कहने पर दुर्गादास राठौड़ ने बुलंद अख्तर सफ़ी-ए-नुसा को औरंगजेब को सौंप दिया था। अब हम पढ़ेंगे दुर्गादास राठौड़ के बारे में, दुर्गादास राठौड़ के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें वो ध्यान रखने वाली है। इनकी माता का नाम नेत कंवर था, पिता का नाम आस्करण था, जन्म सलवा में होता है। पिता इनको लुनेवा की जागीर देते हैं। कौन सी जागीर देते हैं? लुनेवा की जागीर देते हैं। दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेज, राजपुताने का गैरीबोल्डी, मारवाड़ का अनभिंदिया मोती कहा जाता है। अनभिंदिया मोती यानी जो बिंधा नहीं गया हो। राठौड़ों का यूलिसेज, राजपुताने का गैरीबोल्डी, मारवाड़ का अनभिंदिया मोती कहा जाता है।
दुर्गादास राठौड़ की उज्जैन में छतरी बनी हुई है शिप्रा नदी के किनारे। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में छतरी बनी हुई है दुर्गादास राठौड़ की। अब नेक्स्ट राजा हम अभय सिंह के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभय सिंह, अभय सिंह के समय की सबसे प्रमुख घटना है खिजड़ली घटना। भाद्रपद शुक्ल दशमी को यह घटना होती है। आप अगर विक्रमी संवत को हो तो 1787 को होती है। खिजड़ली घटना होती है। वैसे अगर कैलेंडर के हिसाब से देखें, कैलेंडर ईयर में 12 सितंबर 1730 को होती है। 12 सितंबर 1730 को होती है। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व के अंदर 363 व्यक्ति शहीद हो जाते हैं पेड़ों की रक्षा करने के लिए। पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार देना स्टार्ट किया गया था 1994 के अंदर। फिर अब पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई के नाम से। तो ये 1994 में स्टार्ट किया गया है। 363 व्यक्तियों के साथ शहीद हुई अमृता देवी बिश्नोई पेड़ों की रक्षा करते हुए। अब हम इनके दरबारी विद्वान के बारे में पढ़ेंगे। इनके समय की प्रमुख घटना तो यही है, ध्यान रखने वाली घटना यही है। करनीदान की पुस्तक है सूरज प्रकाश और वीरभान की पुस्तक है राजरूपक। सूरज प्रकाश को बिरध श्रृंगार भी कहा जाता है। सूरज प्रकाश और राजरूपक में अभय सिंह द्वारा अहमदाबाद का आक्रमण का भी वर्णन जानकारी मिलती है। अभय सिंह के अहमदाबाद आक्रमण की जानकारी हमें सूरज प्रकाश में मिलती है, राजरूपक में मिलती है। करनीदान की तो सूरज प्रकाश, वीरभान की राजरूपक है। जगजीवन भट्ट की है अभयोदय अजितोदय जगजीवन की पुस्तक है। इसके बाद हम मानसिंह के बारे में पढ़ेंगे जो कि आज का हमारा अंतिम राजा है। मानसिंह के बारे में पढ़ेंगे और ये आज का हमारा अंतिम रहेगा और इसके बाद हमारा मारवाड़ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मारवाड़ से संबंधित क्वेश्चन लेके आएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मान पुस्तकालय जोधपुर में स्थापना करता है। देवनाथ भविष्यवाणी करते हैं। देवनाथ क्या भविष्यवाणी करते हैं इनको राजा बनने की। जोधपुर में नाथ संप्रदाय के लिए महामंदिर का निर्माण करवाते हैं। जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाते हैं। इनकी पुस्तक है नाथ चरित्र। मानसिंह की पुस्तक का नाम है नाथ चरित्र और इनके दरबारी विद्वान हैं कवि राजा बांकीदास जी। कवि राजा बांकीदास जी क्या है, इनके दरबारी विद्वान हैं जो कि बांकीदास विख्यात, मान जसो मंडन, कुक कवि बत्तीसी, दातार बावनी। कवि राजा बांकीदास जी की पुस्तक है बांकीदास विख्यात, मान जसो मंडन, कुक कवि बत्तीसी, दातार बावनी। ये तो कवि राजा बांकीदास की पुस्तकें हो गई। और इन्होंने एक गीत भी लिखा। गीत कौन सा? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। गीत कौन सा लिखा? आयो अंग्रेज रे मुल्क रे ऊपर। ये गीत लिखा जिसमें अंग्रेजों का पक्ष सहायता करने वाले राजाओं की आलोचना की गई है। जो राजा अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे उनकी आलोचना इसी गीत के अंदर की गई थी। 1818 ईस्वी में इसके पुत्र छत्र सिंह, किसके पुत्र? मानसिंह के पुत्र छत्र सिंह के दबाव में आकर अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। अपने पुत्र छत्र सिंह के दबाव में आकर 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमें कमेंट कर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी हमारी तरफ से आए वो मिलता रहे। थैंक यू।